वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट थ्योरीज और मेथड बेस्ड एमसीक्यू फॉर साइकोलॉजी, जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आपका जो पेपर है वो आने ही वाला है, तो अभी हमारा फोकस इसी पे है कि जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उनको हम कवर कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिचुएशनल वेरिएबल्स इंक्लूड। जो सिचुएशनल वेरिएबल्स हैं वो किसे कहा जाता है? जो भी एक्सटर्नल या इन्वायरमेंटल वेरिएबल होते हैं जिसका असर बच्चे के सोशल या डेवलपमेंटल एबिलिटीज़ या उसकी डेवलपमेंट पे पड़ता है। ठीक है, तो सिचुएशनल वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जैसे पेरेंट्स का सेपरेशन हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें एक्सटर्नल जो भी हैं, तो इन्हें हम क्या कह देंगे? इन्वायरमेंटल वेरिएबल कहा जाता है सिचुएशनल वेरिएबल्स को। द सिंपलेस्ट वे ऑफ विजुअलाइजिंग ए कोरिलेशन इज़ टू कंस्ट्रक्ट ए। अब विजुअलाइजेशन के लिए हम अलग अलग रिलेशनशिप दिखाने के लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे कई बार डायग्राम का यूज़ करते हैं, ग्राफ का, स्कैटर डायग्राम का। स्कैटर डायग्राम इस तरह की डायग्राम होगी आपके, जैसे अलग अलग पॉइंट्स वगैरह, है ना। तो सिंपलेस्ट वे क्या है विजुअलाइज करने का, कोरिलेशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्कैटर डायग्राम माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट गेव द स्टेटमेंट the most highly developed, formalized and accurate of all scientific methods is the experimental method। ये किसने बोली है बात? कौन से साइकोलॉजिस्ट ने बोली है कि सारे जो मेथड्स हैं उनमें फॉर्मलाइज, एक्यूरेट और साइंटिफिक मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड? ये बोली है रच ने। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी है, मतलब 3 करेक्ट हैं और एक जो है वो इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है, एक्सपेरिमेंटल मेथड कैन बी यूज्ड आउटसाइड द लेबोरेटरी। बिल्कुल कर सकते हैं आउटसाइड द लेबोरेटरी, क्योंकि नेचुरल सिचुएशन में और कंट्रोल सिचुएशन दोनों टाइप का होता है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल द कंडीशन, बिल्कुल सही बात है। द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ ए मैटर ऑफ लॉजिक। ठीक है, ये भी सही है। एक्सपेरिमेंट्स आर ऑलवेज सक्सेसफुल। अब आपको पता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही सक्सेसफुल होगा ना, अनसक्सेसफुल भी हो सकता है वो। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एरर इन टेस्टिंग ए हाइपोथेसिस इज़ ड्यू टू रॉन्ग। अब हाइपोथेसिस का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को कोई भी हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करते हैं, तो जो टेस्टिंग कर रहे हैं हम किसी हाइपोथेसिस की कि भाई ये बात सही है गलत है, वो उसमें एरर किस वजह से आ सकता है? रॉन्ग स्टडी डिज़ाइन की वजह से, एनालिसिस की वजह से, कंक्लूजन की वजह से, या सभी की वजह से। तो कुछ भी जो एरर है वो किसी भी चीज़ की वजह से आ सकता है, चाहे वो स्टडी डिज़ाइन हो, उसका एनालिसिस हो, कंक्लूजन है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई ए मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के लिए आपको पता है, चाहे वो पर्सनैलिटी के बारे में हो, है ना, तो हमारी पर्सनैलिटी को के बारे में जानने के लिए जैसे अलग अलग चीज़ें की जाती है, तो इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो डाटा पे बेस्ड है, डाटा को कलेक्ट करता है? ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है, या क्वेश्चनियर है, या ऑल ऑफ देम है। तो चाहे ऑब्जर्व करना है तभी हम डाटा ही कलेक्ट करते हैं कि क्या क्या हरकतें कर रहा है बच्चा। इंटरव्यू लेते हैं तभी उसकी लाइक डिसलाइक, उसके सोशल बिहेवियर, पर्सनल बिहेवियर, है ना। क्वेश्चनियर में भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड। तो सभी में डाटा कलेक्शन ही किया जाता है। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। आईक्यू टेस्ट आर क्रिटिसाइज्ड फॉर। ये जो आईक्यू टेस्ट हैं इनका क्रिटिसिज्म क्यों किया गया? पहला, बीइंग कंसिडरेट ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी, या फिर कॉन्सेप्चुअलाइजिंग इंटेलिजेंस एज सेट ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज़, या इग्नोरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑन टेस्ट परफॉर्मेंस, या कंसीडरिंग सोशल फैक्टर्स इन मेजरिंग मेमोरी, रीजनिंग एंड वर्बल स्किल्स। तो जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं ये क्रिटिसाइज़ किए गए क्योंकि इन्होंने इग्नोर किया इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को। ठीक है, जो टेस्ट परफॉर्मेंस है उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस चीज़ को इग्नोर किया गया आईक्यू टेस्ट में, इसीलिए इनको क्या किया गया? क्रिटिसाइज़ किया गया। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो 2 तरह के होते हैं ना, वर्बल, नॉन वर्बल एंड ग्रुप और इंडिविजुअल, है ना। ग्रुप हो चाहे इंडिविजुअल, दोनों में वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट इंक्लूड रहते हैं। तो इनमें से कौन सा आपका ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है? आर्मी बीटा, आर्मी अल्फ़ा,
शिकागो टेस्ट या रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। तो ये जो आपका आर्मी अल्फ़ा टेस्ट होता है ना, ये ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट नहीं है, ये कैसा है आपका ग्रुप वर्बल टेस्ट है। ठीक है, वर्बल टेस्ट में क्या किया जाता है, वर्बली चेक किया जाता है जो भी एफिशिएंसी है पर्सन की या बच्चे की, ठीक है, उसे टेस्ट किया जाता है, जो भी उसकी चाहे वो विजुअल इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना हो, पिक्चर्स डायग्राम, कोई भी ऐसी एबिलिटी हो ना। और नॉन वर्बल में क्या किया जाता है, उससे कोई टास्क दे दिया जाता है उसकी इन सारी एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए। ठीक है, तो हमारा ये जो आर्मी बीटा टेस्ट है ये भी ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, शिकागो भी, रेवंस प्रोग्रेसिव भी, बट आर्मी अल्फ़ा टेस्ट एक ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। ठीक है, क्लियर ये चीज़, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है डैश सीक्स टू मेजर quantitative differences in cognitive abilities by using tests that indicates or predict cognitive abilities. डैश सीक्स टू मेजर क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस इन कॉग्निटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स पे बेस्ड है, जैसे वो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में जो भी डिफरेंस आता है बाय यूजिंग टेस्ट दैट इंडिकेट और प्रिडिक्ट कॉग्निटिव एबिलिटीज़। कौन टेस्ट ऐसा इंडिकेट कर पाता है जो क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस मतलब मेजरमेंट है एक तरह का, नंबर्स के बेस पे हो सकता है, डिफरेंस बताता है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में। साइकोमेट्रिक अप्रोच है, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है, पियाजियन अप्रोच है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो इसका राइट आंसर आ जाएगा साइकोमेट्रिक अप्रोच। साइकोमेट्रिक अप्रोच में क्या किया जाता है, अलग अलग सेटिंग की जाती है, जैसे स्कूल हो गया, वर्क प्लेस हो गया, क्लिनिक हो गया, और यहाँ पे क्या किया जाता है, बच्चे की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं उनको जानने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो इसमें उनकी जो भी क्वांटिटेटिव डिफरेंस है उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में, उन्हें जानने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। ओके, जबकि बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में इस बात पे फोकस किया जाता है कि जो लोग हैं वो कैसे लर्न करते हैं और किसके थ्रू, कंडीशनिंग के थ्रू, जो आपने पढ़ते हो लर्निंग थ्योरीज में पढ़ते हो। जबकि पियाजे किस बात पे फोकस करते हैं, पियाजेन अप्रोच में ऑब्वियसली पियाजे के बारे में बात हो रही है कि कैसे बच्चे जो हैं वो डेवलप करते हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। तो ये जो हमारी साइकोमेट्रिक अप्रोच है इसमें ये जो क्वांटिटेटिव कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डिफरेंसेस की बात की जाती है। ठीक है, तो आपने याद रखनी है ये चीज़। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इनमें से कौन सा परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है। ठीक है, मतलब तीन है, एक जो नहीं है वो आपको बताना है। कैटल कल्चर फेयर टेस्ट, द कॉर्नेल कॉक्स स्केल, भाटिया बैटरी टेस्ट, कूफ ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट। तो कैटल कल्चर टेस्ट हो, चाहे भाटिया बैटरी टेस्ट हो, या कू ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट हो, इन्होंने क्या किया था इन टेस्ट में, जिन्हें नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है, अलग अलग पैटर्न्स वगैरह का इन्होंने यूज़ किया था। ठीक है, बट इनमें से जो द कॉर्नेल कॉक्स स्केल है ये आपका परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो इसमें बाकी सारे आपके परफॉर्मेंस या नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट हैं। इनमें जो हमारा ये कॉर्नेल कॉक्स स्केल है ये कौन सा है, हमारा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस नहीं है, ये वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। और ये किस बात पे फोकस करता है कि लर्नर की जो एबिलिटी है कि किस तरह से वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, कॉम्प्रहेंड करता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट या प्रॉब्लम्स को किस तरह वर्ड्स के थ्रू वो एक्सप्रेस कर पाता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर ये फोकस करता है। ठीक है, तो एक वर्बल टेस्ट है ये, और बाकी सारे आपके कैसे हैं, नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस टेस्ट है आपके। ठीक है, भाटिया बैटरी टेस्ट तो आपको पता है इंडियन ही थे, डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया ने ये दिया था स्पेशली इंडियन सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए, जिसमें इन्होंने अलग अलग पैटर्न्स का यूज़ किया था। वैसे ही कू ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट में इन्होंने भी अलग अलग पैटर्न्स या ब्लॉक्स वगैरह का यूज़ किया था। ठीक है, ऐसे ही हमारा कैटल का है। ठीक है, नेक्स्ट है IQ स्कोर्स आर जनरली डैश कोरिलेटेड विद एकेडमिक परफॉर्मेंस परफेक्टली, हाईली, मॉडरेटली या लिस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IQ स्कोर जो है वो जनरली किस तरह कोरिलेट करता है, तो हाईली कोरिलेट करता है ये विद एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, क्लियर ये चीज़। नेक्स्ट है IQ लेवल विच डिफ्रेंशिएट लर्निंग डिसऑर्डर फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी इज
कौन सा IQ लेवल है जो डिफ्रेंशिएट करता है लर्निंग डिसऑर्डर को इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी से, ठीक है। तो 50 आ जाएगा, 70 आ जाएगा, या फिर 80 आ जाएगा, या 100 आ जाएगा। तो ये जो हमारा 50 का स्कोर है, 50 से नीचे वैसे तो 70 के नीचे से ये चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं, जहाँ पे माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पाई जाती है। बट ये जो इनकी सीवियरिटी है ये 50 से नीचे फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। मतलब IQ इतना ज़्यादा लो है तो कोई ना कोई डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है बच्चे में, ठीक है। तो 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये मेनली डिफ्रेंशिएट कर देता है कि लर्निंग डिसऑर्डर को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से या डेफिशिएंसी से। जैसे लर्निंग डिसऑर्डर्स तो मेनली लर्निंग के किसी एरिया को अफेक्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं वो मेंटली रिटार्डेडनेस है उनमें किसी तरह की, ठीक है। बट ये जो फिर 40 to 50 के रेंज के बीच में होते हैं, इनमें क्या पाई जाती है, मेंटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पाई जाती है। तो इससे नीचे वाले IQ के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना मतलब काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। इस तरीके का भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनस्टैंडर्डाइज टेस्ट और सब्जेक्टिव मेथड फॉर इवेलुएटिंग पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को इवेलुएट करने के लिए हम अलग अलग मेथड्स पढ़ते हैं। तो इनमें जो अनस्टैंडर्डाइज टेस्ट है या सब्जेक्टिव मेथड है नॉट पर जो नहीं है वो कौन सा है, ग्राफोलॉजी, स्कोर कार्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड या सोशियोमेट्री। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी एक अनस्टैंडर्डाइज या सब्जेक्टिव मेथड नहीं है पर्सनैलिटी को मेज़र करने का, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो ये मेथड्स या टेक्निक्स हैं पर्सनैलिटी को मेज़र करने की, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज, ठीक है। और सेल्फ रिपोर्टिंग मेथड्स भी आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे सेल्फ रिपोर्टिंग मेथड्स आपके आगे ऑटोबायोग्राफी वगैरह, क्वेश्चनर वगैरह, इंटरव्यू वगैरह, है ना, ये सारे आपके क्या हैं, सेल्फ रिपोर्टिंग मेथड आते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इनमें जो बाकी ये है हमारे ग्राफोलॉजी है, ये एक अनस्टैंडर्डाइज या सब्जेक्टिव मेथड नहीं है पर्सनैलिटी को मेज़र करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड फॉर मेजरिंग पर्सनैलिटी ऑफ ए चाइल्ड। मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड क्या है? अगर चलो आपको ना इसको ऊपर वाले का मतलब स्टैंडर्डाइज और ये टेक कुछ याद रखना है तो एक बार मैं ये भी चलो आपको बता देती हूँ। पहले स्टैंडर्डाइज में कौन से आते हैं और अनस्टैंडर्डाइज में कौन से आते हैं, ठीक है, नॉन स्टैंडर्डाइज या अनस्टैंडर्डाइज। तो स्टैंडर्डाइज में आपके जैसे अचीवमेंट टेस्ट वगैरह आ जाते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाता है आपका, इंटेलिजेंस टेस्ट आ जाते हैं, इंटरेस्ट या पर्सनल इन्वेंटरीज, ये सारे आपके स्टैंडर्डाइज में आएंगे। और नॉन स्टैंडर्डाइज और सब्जेक्टिव मेथड में आपके आ जाते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ऑटोबायोग्राफी, केस हिस्ट्री, इंटरव्यू, वैसे बताया हुआ है मैंने ये पहले, ऑब्जर्वेशन, है ना, रेटिंग स्केल, स्कोर कार्ड, सोशियोमेट्री, ये सारे आपके कैसे हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज या सब्जेक्टिव मेथड है। मतलब नॉन स्टैंडर्डाइज और सब्जेक्टिव एक ही का नाम है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा प्रोजेक्टिव भी होते हैं, वो भी मैंने आपको बताई हुई है, ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्टिव भी बता रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड फॉर मेजरिंग पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड। अब इनमें मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड क्या है? प्रोजेक्टिव मेथड ये तो है ही अलग है ना। फिर आता है इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनियर मेथड या फिर सोशियोमेट्री मेथड। तो वैसे तो आपका ये जो इंटरव्यू है, क्वेश्चनियर है, सोशियोमेट्री है, ये सारे ही आपके कैसे हैं, पर्सनैलिटी को मेज़र करने के सब्जेक्टिव मेथड हैं, ठीक है। बट इन्होंने पूछा है कि इनमें मोस्ट सब्जेक्टिव कौन सा है, इस बात का ध्यान रखना है। तो मोस्ट सब्जेक्टिव आपका कौन सा आ जाएगा, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर या सोशियोमेट्री। इंटरव्यू में डायरेक्टली लाइक्स डिसलाइक जो भी है उनके बारे में पूछा जाता है। क्वेश्चनियर में एक क्वेश्चनियर का सेट दे दिया जाता है जो सब्जेक्टिव टाइप का भी हो सकता है, मतलब डिटेल में लिखना है, या सीधा येस और नो भी हो सकता है, ठीक है। और सोशियोमेट्री में आपकी जो सोशल रिलेशनशिप हैं उनको जानने के लिए अलग अलग क्वेश्चन पुट ऑन किए जाते हैं आपसे, ठीक है। तो इनमें जो मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड है बच्चे की पर्सनैलिटी को मेज़र करने का, वो माना जाता है क्वेश्चनियर मेथड, ठीक है। इसे याद रखना, इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछेगा, बट जब ऐसे क्वेश्चन आप करते हो तो इससे मिलते जुलते भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, तो आपको थोड़ा हिंट मिल जाता है उससे, ठीक है। तो
ये उसके रिगार्डिंग है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट भाई ऐसा ही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछने वाला है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। कौन सा प्रोजेक्टिव टेस्ट है पर्सनैलिटी का? मिनेसोटा, सोशियोमेट्री, वर्ड एसोसिएशन या बेल्स एडजस्टमेंट इन्वेंट्री। तो मैंने ये भी आपको करवा रखा है। जो वर्ड एसोसिएशन है वो कैसा है आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट है। वर्ड एसोसिएशन हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन या स्टोरी कंप्लीशन, है ना, ये सारे आपके कैसे हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं पर्सनैलिटी को मेज़र करने की। ठीक है, जैसे कोई भी वर्ड दे दिया जाता है और फिर उससे रिलेटेड जो भी बच्चे के माइंड में आता है उसको रिएक्शन टाइम दिया जाता है, मतलब जो भी फिर माइंड में आता है बच्चा उससे बताता है उस वर्ड, जैसे मदर बोला तो आपके माइंड में क्या आया, रिएक्शन टाइम दिया जाएगा। तो जो भी आएगा उससे आपकी पर्सनैलिटी को मेज़र करने की कोशिश की जाती है, पता लगाया जाता है कि क्या हिडन चीज़ें आपके माइंड में स्टोर हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है ये किसने दिया है, इसके प्रोफाउंडर कौन है, ये भी आप याद रख सकते हो। गैल्टन जो है इसके प्रोफाउंडर आ जाते हैं। ठीक है, कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन किसके प्रोफाउंडर है। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा ये मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है, जिसे शॉर्ट में MMPI लिख देगा एग्जामिनर। ठीक है, इस तरह लिख देता है। ये सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री है एक तरह की। ठीक है, जो हम किसी भी बच्चे की मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी को मेज़र करती है। अगर क्वेश्चन पूछता है ये किसने दिया है, तो ये दिया है हैथवे, MMPI। ठीक है, ओके। और इसके अलावा जो सोशियोमेट्री टेस्ट है ये मैंने आई थिंक बताया है आपको पहले भी, ये किसने दिया है, जैकोब मोरेनो ने दिया है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और ये जो बेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री है ये बेल ने ही दी है, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट है, देखो ये पे जैसे आगे आ गया MMPI। ठीक है, तो इज़ ए टेस्ट यूज्ड टू मेज़र विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसे मेज़र करने के, तो अभी लिखा पीछे पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पर्सनैलिटी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी इज़ यूज टू असेस पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर एंड डिटेक्ट इमोशनल टेंडेंसीज। कौन सा ऐसा टेस्ट है जो यूज़ किया जाता है पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर और इमोशनल टेंडेंसी को डिटेक्ट करने के लिए? मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, टैड मदर थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, रोस्टेक इंक ब्लॉक टेस्ट या वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो जो भी इमोशनल टेंडेंसी है उनको डिटेक्ट करने के लिए, पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर को असेस करने के लिए जिस टेस्ट का यूज़ किया जाता है वो है इंक ब्लॉट टेस्ट। जो मैंने पहले बताया ब्लॉटिंग पेपर्स का, ब्लॉटिंग कार्ड्स का वहाँ पे यूज़ किया जाता है। 10 कार्ड्स होते हैं डिफरेंट कलर्स के। ठीक है, उनका यूज़ किया जाता है बच्चे की पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए। तो याद रखना है ये पर्सनैलिटी टेस्ट रोस्ट्रक ने दिया था। कब दिया था? 1921 में, जहाँ पे टोटल कार्ड्स, नंबर ऑफ कार्ड्स भी पूछता है एग्जामिनर कई बार। तो 10 कार्ड्स का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे चाहे वो इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स हो बच्चे के या नॉन इंटेलेक्चुअल हो, दोनों ही पर्सनैलिटीज़ को मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग इज गिवन बाय। थ्योरी, अब थ्योरीज के कुछ क्वेश्चन है। थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग किसने दी है? एबिंगस, थॉर्नडाइक, रॉजर या नन। तो थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग हो या थ्योरी ऑफ मेमोरी हो, ये किसने दी है? एबिंगस ने दी है। नेक्स्ट है ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। 7 प्राइमरी फैक्टर्स के बारे में जिन्होंने बात की है उसी को क्या कहते हैं? ग्रुप फैक्टर थ्योरी। और उसके प्रोपाउंडर कौन है? थर्स्टन है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है SR थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म इज गिवन बाय। SR थ्योरी मतलब स्टिमुलस कम रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म किसने दी थी? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलर। अब इसमें दो चीज़ें, SR थ्योरी का के लिए थॉर्नडाइक का नाम भी आता है और पावलोव का नाम भी आता है। कनेक्शनिज्म के बारे में पहले सबसे पहले थॉर्नडाइक ने बात की थी। SR थ्योरी भी इनकी थ्योरी को कह दिया जाता है। बट SR थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग अगर पूछे तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा, वो पावलोव हो जाएगा। ये याद रखना है आपने। SOI मॉडल इज गिवन बाय। SOI मॉडल का मतलब हो गया स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल किसने दिया है? किलफोर्ड ने दिया है, जिसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन इनर एक्सक्रीशन ग्लैंड। 3 ग्लैंड्स के बारे में जिन्होंने बात की है और उसके बेसिस पे पर्सनैलिटी थ्योरी दी है वो किसने दी है? कैनन ने, स्प्रेंगर ने, कार्ल ने, एल्पोर्ट ने। तो उसका राइट आंसर आ जाएगा कैनन। नेक्स्ट है,
टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी है, हर्जबर्ग, एल्डरफेर या फिर मैस्लो या स्किनर। तो टू फैक्टर थ्योरी जो है वो हर्जबर्ग ने दी थी। नेक्स्ट है सिक्स थिंकिंग हैट्स आर गिवन बाय, सिक्स थिंकिंग हैट्स जिसमें हर जो मतलब इमेजिनरी हैट्स होती हैं, डिफरेंट कलर, डिफरेंट पर्सनैलिटी या डिफरेंट फीचर्स, ट्रेड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सिक्स थिंकिंग हैट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, एडवर्ड डे बोनो ने दिया था, और एडगर डेल ने दिया था आपका एक्सपीरियंशियल कोन ऑफ लर्निंग। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, द इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी इज गिवन बाय, इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी किसने दी है, बिने एंड साइमन ने, कैरल एंड कैटल ने, स्टर्नबर्ग एंड लुबार्ट ने, या वॉटसन एंड रोजर ने। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा स्टर्नबर्ग एंड लुबार्ट ने। अब इसमें एक क्वेश्चन है आपके लिए कि स्टर्नबर्ग ने जो है इंटेलिजेंस की थ्योरी भी दी है, इनकी ये जो इंटेलिजेंस थ्योरी है इसका नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। स्टर्नबर्ग की इंटेलिजेंस थ्योरी का नाम। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।